हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा द हिंदू का न्यूज़पेपर डिस्कशन लेक्चर है। इस द हिंदू के न्यूज़पेपर डिस्कशन लेक्चर के अंदर हम द हिंदू न्यूज़पेपर की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, जैसे आप देखिए ये न्यूज़ है तो इससे रिगार्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कोई भी इम्पोर्टेंट डाटा है, कोई भी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस न्यूज़पेपर के डिस्कशन लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रीवियस क्लास की तो प्रीवियस क्लास के अंदर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन बेसिकली ये था कि आपको बताना है कि जो यूनेस्को है उसका वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस है वो ग्रांट किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। तो इंडिया के अंदर कौन कौन सी सिटी हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का जो स्टेटस है, जो हेरिटेज सिटी का जो स्टेटस है वो ग्रांट किया गया है, उसके बारे में आपसे ये क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स, काफ़ी ही कम स्टूडेंट्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है यूनेस्को का ये जो जो हमने हेरिटेज सिटी का जो क्वेश्चन पूछा, रिप्लाई नहीं दिया किसी भी स्टूडेंट्स के द्वारा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आप रिप्लाई देने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप अपनी एक नोटबुक आप बनाइए। नोटबुक के अंदर आप नोट डाउन जरूर कीजिए, चाहे आप रफ नोटबुक ही बना लीजिए। रफ नोटबुक के अंदर बेसिकली आपको इस तरीके से हेल्प ये होगा कि अगर आप नोट डाउन भी करते हो उन चीज़ों को, जैसे डिस्कशन के समय आप अपना पेन और पेपर लेके बैठते हो, कुछ ना कुछ नोट डाउन करते हो, तो स्टूडेंट्स आपको लॉन्ग टर्म में याद रखने में या आपका जो रिवीजन जो है उसके अंदर आपको ये हेल्प ज़रूर करेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का जो स्टेटस दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा, तो इंडिया के अंदर जिन सिटीज़ को ये स्टेटस ग्रांट किया गया है वो हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद नाम की जो सिटी है गुजरात के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है, और जयपुर नाम की जो सिटी है, ये दो इम्पोर्टेंट सिटी हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का जो स्टेटस है वो इंडिया के अंदर दिया गया है। अहमदाबाद के बारे में अगर हम बात करें, अहमदाबाद जो 1411 का जो समय है, 1411 का जो समय है, उस समय में इस सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था सुल्तान अहमद शाह के द्वारा। सुल्तान अहमद शाह हैं, उनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। जयपुर सिटी की अगर हम बात करें, महाराजा सवाई जय सिंह हैं, उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1727 के समय में। 17 नवंबर 1727 का समय है जब जयपुर को इस्टेब्लिश किया गया। जयपुर के इस्टेब्लिशमेंट के बिहाइंड का यहाँ पे स्टोरी ये है कि वहाँ पे जो डायनेस्टी रूल किया करती थी वो आमेर से रूल किया करते थे। आमेर उनका मेन सेंटर हुआ करता था। आमेर बेसिकली जयपुर के ही जस्ट नियर में सिचुएटेड एक हिल के ऊपर एक सिटी है। तो वो हिल के वहाँ से रूल किया करते थे, हिल के टॉप के ऊपर उनका किला हुआ करता था। तो उनके द्वारा एक जो ट्रेड सेंटर के रूप में एक ऐसी सिटी जहाँ पे ट्रेड का यहाँ पे अच्छे से इस्टेब्लिशमेंट हो और ग्राउंड लेवल पे हो, तो इस वजह से जयपुर को इस्टेब्लिश किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखने के लिए मिलता है जयपुर के बारे में। अहमदाबाद की अगर हम बात करें, यूनेस्को हेरिटेज सिटी के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इसका जो इंटरनल जो पार्ट है उसको यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसको कोर एरिया है अहमदाबाद का। आपको यहाँ पे पोल्स नाम की एक जगह है, पोल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे अहमदाबाद में, जिनको बेसिकली एक हैबिटाट के रूप में काउंट किया जाता है कि सेटलमेंट्स के रूप में। अहमदाबाद आपको सुल्तान अहमद शाह के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। बाद में ये आपको अकबर के द्वारा भी इसको जीता गया था, और अकबर ने जैसे ही गुजरात के अंदर अपनी जीत है वो अर्जित की, तो उसके बाद में उनके द्वारा बुलंद दरवाज़ा है उसे क्रिएट किया गया फतेहपुर सीकरी के अंदर में। ये आपको पता होना चाहिए, कल्चर की बुक के अंदर मेंशन किया गया है इसके बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, बाद में जो अहमदाबाद नाम की जो सिटी है मराठाज के अंडर में कंट्रोल में रहती है 1757 के समय में। और बाद में हमारे आज़ादी के जो इम्पोर्टेंट हीरो हैं महात्मा गांधी जी, तो इसी अहमदाबाद सिटी के अंदर अपना जो साबरमती आश्रम है वो बनाते हैं। क्योंकि हम जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं वो बेसिकली जब अफ्रीका के टूर के ऊपर थे तो उन्होंने वहाँ पे भी कुछ फार्म हाउस टाइप का जो क्रिएट किया था, जिसको टोल्स्टॉय फार्म के रूप में जानते हैं, जहाँ पे वो बेसिकली लोगों से इंटरेक्ट किया करते थे। तो साबरमती आश्रम है वो आपको इसी तरीके का एग्जाम्पल है वो देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, एक पेटिशनर हैं, उनके द्वारा पेटिशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेटिशन के अंदर उनके द्वारा बात की गई कि मेंस्ट्रुअल जो लीव है, जो महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव है वो बेसिकली यहाँ पे देनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग में पॉलिसी के द्वारा उनकी ये यहाँ पे पेटिशन थी।
तो स्टूडेंट्स इस तरीके की जो पेटिशन है वो फाइल की गई, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि सेंटर का कॉल होगा कि इस तरीके की जो पॉलिसी है वो लेके आना है या नहीं लेके आना है, ये सेंटर का कॉल होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्हीं के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि इस तरीके की जो पॉलिसी है उसको एग्जिस्टेंस में लाना है या नहीं लाना है। स्टूडेंट्स यहाँ पेटिशनर के द्वारा बात की गई कि वर्ल्ड के काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर आपको मेंस्ट्रुअल लीव है वो देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर अगर हम बात करें 1947 के समय में जापान नाम का जो कंट्री है उसने पहली बार मेंस्ट्रुअल लीव है महिलाओं को दी। इंक्लूसिव वर्क प्लेस की रिगार्डिंग में ये जो लीव है वो ग्रांट की गई। सेकंड, अगर हम बात करें रिसेंटली जो है कुछ ही दिन पहले स्पेन के द्वारा ये जो लीव है उनकी महिलाओं को वहाँ पे ग्रांट की गई है कि आप अपने वर्किंग प्लेस को इंक्लूसिव रूप में डेवलप करने के रिगार्डिंग में। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले 2017 में बिहार के द्वारा 1 मंथ के अंदर 2 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव है वो प्रोवाइड की गई है। फिर अभी रिसेंटली आपको देखने के लिए मिलता है कि केरल के द्वारा भी जो मेंस्ट्रुअल लीव है जो महिलाओं को यहाँ पे अलाउ की गई है मंथ बेसिस के ऊपर में और ईयरली बेसिस के ऊपर में अलाउ की गई है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप यूज़ करते हो, जोमाटो है, स्विगी है, बाइजू नाम का भी एक इंस्टीट्यूशन है, तो इनके द्वारा भी जो मेंस्ट्रुअल लीव का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोवाइड किया गया है, तो आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। इंक्लूसिव वर्क प्लेस के रिगार्डिंग में ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि वर्क प्लेस को और भी ज़्यादा इंक्लूसिव बना सके, महिलाओं को बेटर एक्सेस दिया जा सके, उनको बेटर जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा सकें। अगर हम वर्क प्लेस का इंक्लूसिवनेस की बात करें तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए गए हैं जिससे कि वर्क प्लेस को इंक्लूसिव बनाया जा सके और वर्क प्लेस को एक सेफ एंड सिक्योर प्लेस भी क्रिएट किया जा सके। स्टूडेंट्स, उन इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो रिसेंटली जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि वर्क प्लेस को यहाँ पे इंक्लूसिव बनाया जा सके, तो आप देखिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 का। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के थ्रू यहाँ पे जो लीव्स हैं वो दी जाती थी, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है उनको यहाँ पे मैटरनिटी जो लीव्स हैं वो प्रोवाइड की जाती थी। वो पहले 12 वीक्स की प्रोवाइड की जाती थी, बट 2017 के समय यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट आया और उसके समय में इन जो मैटरनिटी लीव्स हैं इनको यहाँ पे इंक्रीज करके 26 वीक्स की जो पेड मैटरनिटी लीव हैं वो अलाउ की गई गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको आपका मनी है, आपका जो सैलरी है वो दिया जाएगा और 26 वीक्स की जो मैटरनिटी जो बेनिफिट है वो लीव्स है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो स्टूडेंट्स 12 वीक से इसको इंक्रीज करके 26 वीक्स इसको किया गया। यूपीएससी ने 2019 के पेपर के अंदर आप जाके देखना इस डिस्कशन के बाद में 2019 के पेपर के अंदर काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा था। उसके अंदर जो क्रेचे फैसिलिटी है उस क्रेचे फैसिलिटी में कितने टाइम के लिए अलाउ किया गया है वो सब भी यूपीएससी के द्वारा स्टेटमेंट के अंदर पूछ लिया गया था 2019 में। तो आपको इस तरीके के जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं उनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में 26 वीक इसको किया गया, पेड लीव हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर मोर देन 2 चाइल्ड हो चुके हैं, 2 बच्चों के बाद में आप मैटरनिटी बेनिफिट के लिए अलाउ करते हो तो आपको 12 वीक की जो मैटरनिटी जो बेनिफिट हैं वो आपको लीव हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा इसको स्टूडेंट्स अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे मोर देन 50 एम्प्लॉई अगर वर्क करते हैं तो वहाँ पे एक क्रेचे की जो फैसिलिटी है, जो झूला की जो फैसिलिटी होती है जिसके अंदर जो बच्चा है वो आराम कर सके, तो वो भी अलाउ की गई है। वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे डेवलप हुआ है। इसके अलावा अगर कोई यहाँ पे मदर है जिसके द्वारा कोई चिल्ड्रन है उसको अडॉप्ट किया गया है तो कमीशनिंग मदर के रूप में उनको जाना जाता है। तो अगर आपके द्वारा कोई बच्चा है वो अडॉप्ट किया जाता है तो बच्चा अडॉप्ट करने के समय में उस समय में भी आपको 12 वीक की जो मैटरनिटी बेनिफिट जो लीव्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के थ्रू यहाँ पे इस तरीके से अमेंड किया गया है रिसेंटली। स्टूडेंट्स, मैटरनिटी बेनिफिट इस एक्ट के थ्रू यहाँ पे इंक्लूसिव हमारे वर्क प्लेस को इंक्लूसिव डेवलप करने के लिए और जो हमारा जेंडर गैप के अंदर में जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर जिस तरीके का हमारा जो गैप देखने के लिए मिलता है उसको रिड्यूस करने के बिहाइंड में गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी थी। ऐसे ही हमारे वर्क प्लेस को सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा
बेसिकली अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट डिलीवर किया गया था 97 के अंदर। भंवरी देवी एक पर्सन होती हैं, उनका ये केस था बेसिकली, जो नर्स के रूप में वर्क किया करते थे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर राजस्थान के अंदर। तो उनका ये केस है 97 का। उसके अंदर गवर्नमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो विसाका गाइडलाइन है वो डिलीवर की गई। अब विसाका गाइडलाइन किसके लिए हैं? हमारे वर्क प्लेस को सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए हैं। तो विसाका गाइडलाइन यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीज की गई थी। बताया गया था कि वर्क प्लेस को सेफ एंड सिक्योर बनाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर गवर्नमेंट के द्वारा 2013 के समय में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस का, उनको कैसे प्रिवेंट करना है उसका जो कानून है वो लाया गया 2013 में। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, जो बेसिकली 2013 में आपको देखने के लिए मिलता है विसाका गाइडलाइन के बाद में। विसाका गाइडलाइन जो 1997 के समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर की गई थी। तो स्टूडेंट्स उसके अंदर इंटरनल कमेटी का एक कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है कि इंटरनल कमेटी बनाई जाएगी, जिसके थ्रू जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं उनको एग्जामिन किया जाएगा, वर्क प्लेस को सेफ एंड सिक्योर बनाया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, आपको कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो भी पता होना चाहिए। हमारी महिलाओं को बेसिकली स्पेशल कौन कौन से जो प्रोविज़न्स हैं जो मिले हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट के अंदर स्टूडेंट्स जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 क्या बताता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी को प्रमोट करने की बात की गई है आर्टिकल 14 के अंदर में। आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 15 बोलता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ ओनली। तो 5 ऐसे पॉइंट बताए गए हैं कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन 5 पॉइंट्स के ऊपर में। रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है एंड प्लेस ऑफ बर्थ है, उनके बेसिस पे कोई भी एक दूसरे पर्सन के ऊपर में यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना करे। उसी के अंदर एक्सेप्शन है कि महिलाओं और चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून हैं वो बनाए जा सकते हैं आर्टिकल 15 के अंदर में। तो आप रीड करना अगर आपको नहीं पता है तो इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये बेसिकली पॉलिटी का आपका स्टैटिक सेक्शन है, उसी को हम देख रहे हैं इसके अंदर में। तो आर्टिकल 15 के अंदर यहाँ पे एक्सेप्शन ये है, महिलाओं को और चिल्ड्रंस को यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है 15 के अंदर में। तो 15 के अंदर बेसिकली यहाँ पे बात ये है कि गवर्नमेंट स्पेशल जो प्रोविजंस है वो बना सकती है महिलाओं की रिगार्डिंग में। जो 15 का यहाँ पे सेक्शन 3 बोलता है, अलाउ करता है गवर्नमेंट को। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, जो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ऐड की गई आर्टिकल 51A के अंडर में, 51A के अंडर में इनको ऐड किया गया है। तो इसके अंदर बेसिकली एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें ऐसी जो प्रैक्टिस हैं उनको रिनाउंस करना है, टू रिनाउंस ऑल दोज प्रैक्टिस दैट आर द डेरोगेटरी टू द स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन का जो स्टेटस है उसके अगेंस्ट में डेरोगेटरी हैं, उनका स्टेटस को लोअर डाउन करती हैं। तो उन प्रैक्टिस को हमको यहाँ पे रिनाउंस करना है, उनको यहाँ पे ख़त्म करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। स्टूडेंट्स क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, आप एक सिटीजन हो इस कंट्री के, तो उसकी आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं क्या वो जस्टिसिएबल हैं? अगर आपकी फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन होता है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकते हो? तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट जो हैं आर्टिकल 12 to 35 जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो ही ओनली जस्टिसिएबल हैं। डीपीएसपी बेसिकली डायरेक्टिव हैं स्टेट के लिए, बट वो जस्टिसिएबल नहीं है अगर स्टेट के द्वारा उन डीपीएसपीस को नहीं माना जाता है ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ द पॉलिसी के समय में भी। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है बेसिकली आप एक सिटीजन हो तो आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स ये मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में था। अभी रिसेंटली पेटिशन है, बिहार पहला स्टेट है, केरल सेकंड स्टेट है जिनके द्वारा जो मेंस्ट्रुअल लीव है वो प्रोवाइड की गई है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके अंदर बेसिकली जो सोशल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो लगाया गया है इंडिया के अंदर? सोशल ऑडिट क्या होता है बेसिकली कि आप देखिए कि कोई भी हमारी पंचायत के अंदर 100 करोड़ रुपए का कोई काम आया है, 100 करोड़ का कोई काम आया है, रोड बनानी है, तालाब बनाना है, कोई पॉन्ड का क्रिएशन करना है,
तो उस 100 करोड़ का जो काम है उसको किस तरीके से सोशल ऑडिट किया जाएगा, लोगों से जो यहाँ पे डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन किया जाएगा कि कहाँ पे ये पैसा इम्प्लीमेंट होगा। तो हमारा कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने पहली बार सोशल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है जिसे इम्प्लीमेंट किया है? क्योंकि मेंस्ट्रुअल लीव से ये याद आया, आप देखें कि बिहार पहला स्टेट बना, फिर केरल बना, तो ऐसे ही सोशल ऑडिट का एक कॉन्सेप्ट है, तो उसको ज़रूर बताना। हिंट आपके लिए यहाँ पे हिंट भी देते हैं। बेसिकली हिंट ये है कि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, बेसिकली वो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जिसके द्वारा पहली बार जो सोशल ऑडिट है उसका कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ओरांगुतन्स के बारे में है। ये बड़े ऐप होते हैं, ब्राइट कलर के जो ऐप्स हैं वो पाए जाते हैं। बेसिकली इनको मैन ऑफ द फॉरेस्ट के रूप से भी जाना जाता है। ओरांगुतन्स बेसिकली न्यूज़ में इस वजह से हैं कि हमारे कुछ पुलिसमैन्स हैं जो बेसिकली इसकी स्मगलिंग के समय में हेल्प कर रहे थे या उसके अंदर वो जुड़े हुए थे उससे, तो उन लोगों को यहाँ पे सस्पेंड किया गया है, इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर में है। ओरांगुतन्स ये जो बड़े ऐप्स हैं जिनको मैन इन द फॉरेस्ट या मैन ऑफ द फॉरेस्ट के रूप से जाना जाता है, ये आपको बेसिकली जो मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो नाम के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको इनका जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलती है। इंडिया का जो ओनली ओरांगुतन जो पाया जाता था इंडिया का, जिसको बिन्नी के नाम से जाना जाता था, जिसका जो नंदन कनक नाम का जू है उड़ीसा के अंदर, नंदन कनक नाम का जो जू है उड़ीसा के अंदर काफ़ी फेमस जू है, और भी काफ़ी सारी स्पीशीज़ है जिनके लिए जाना जाता है। तो नंदन कनक जू है उड़ीसा का, वहाँ पे इसकी 2019 के समय में डेथ हो गई थी। इंडिया का ओनली जो ओरांगुतन है जिसकी वहाँ पे डेथ 2019 में हो चुकी थी। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये होगा कि ओरांगुतन की जब डेथ हो चुकी तो ये प्रेजेंट समय में किस तरीके से इनकी स्मगलिंग के लिए ये न्यूज़ के अंदर में है। तो स्टूडेंट्स, इंडोनेशिया और मलेशिया एंड जो बोर्नियो आइलैंड है वहाँ का जो रीजन है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इंडिया के अंदर जो मैसूर के अंदर जो मैसूर नाम जगह है कर्नाटक के अंदर में, मैसूर के अंदर वैसे मैसूर मसाला डोसा, मैसूर आपको जो मैसूर पाक नाम की जो चीज़ है काफ़ी फेमस है, आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो मैसूर जू है उसके अंदर यहाँ से मलेशिया सिंगापुर से बेसिकली लाए गए हैं 2021 के समय में, वहाँ से ओरांगुतन 2 पेयर वहाँ से लेके आए हैं, ट्रांसलोकेट किया गया है। तो ओरांगुतन की स्मगलिंग के लिए कुछ यहाँ पे पुलिसमैन यहाँ पे इन्वॉल्व थे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनिमल्स की जो ट्रैफिकिंग है, एनिमल्स का जो ये ट्रैफिकिंग है इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो ये एक हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, जिसे 2007 के समय में इस्टेब्लिश किया गया वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को। अब इसका लीगल बैकिंग क्या है इस इंस्टीट्यूशन का, आपको इंस्टीट्यूशन का जो लीगल बैकिंग है उसके बारे में पता होना चाहिए। अब इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसी के अंडर में। आप देखें कि 2 इंस्टीट्यूशन हैं, एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसको 2005 एंड 6 के समय क्रिएट किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में ही। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB, उसको भी 2007 के समय में क्रिएट किया गया। जो एनिमल्स का जो ट्रैफिकिंग है वो देखने के लिए मिलता है हमारी कंट्री में, उसी को क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, उसके लिए इसको क्रिएट किया गया। तो बेसिकली ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और NTCA दोनों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू इनको क्रिएट किया गया है 2005 एंड 6 में। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ, ओरांगुतन्स के बारे में इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जो IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, काफ़ी कम रीजन्स के अंदर ये पाए जाते हैं। IUCN स्टेटस आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN स्टेटस जो है ओरांगुतन जो ऐप्स हैं उनका। तो इसके बारे में आप रीड ज़रूर करना, इनकी फ़ोटो ज़रूर देखना, काफ़ी बड़ा इनका साइज़ होता है, मैन इन द फॉरेस्ट के रूप में इसी वजह से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर है उसके रिगार्डिंग में। अभी RRTS क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, बेसिकली RRTS बोलते हैं। ये एक ट्रेन का यहाँ पे कॉरिडोर है वो क्रिएट किया जाएगा, और ये हो सकता है कि आने वाले समय में जो RRTS है जल्द ही इसको ओपन कर दिया जाए। दिल्ली और मेरठ के बीच में है। दिल्ली के अंदर जो सराय काले खां है, सराय काले खां नाम की एक जगह है दिल्ली के अंदर, रेलवे स्टेशन के रूप में फेमस है वो। तो सराय काले खां से जो मेरठ के अंदर जो मोदीपुरम नाम की जो जगह है वहाँ तक का ये RRTS कॉरिडोर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा।
इसके अंदर आपको जो ट्रेन की जो स्पीड है वो काफ़ी सही देखने के लिए मिलेगी। सेकंड ये है कि इस तरीके से जो आरआरटीएस के अंदर जो ट्रेन चलाई जाएंगी, इसकी वजह से जो एमिशन है वो आपको रिड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। एमिशन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है या व्हीकुलर पोल्यूशन के थ्रू जो भी यहाँ पे एमिशन जो इंक्रीज है वो यहाँ पे रिड्यूस होगा, लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज होगी। और सेकंड ये है कि आप देखें कि जो आरआरटीएस कॉरिडोर के अंदर दिल्ली मेरठ का जो आरआरटीएस कॉरिडोर है, इसके अंदर आपको 100% जो इंडिजीनियस जो ट्रेन्स है वो देखने के लिए मिलेंगी। जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी वो 100% है। स्टूडेंट्स, इस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की अगर हम बात करें तो एनसीआर रीजन का जो बेसिकली नेशनल कैपिटल रीजन जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेशनल कैपिटल रीजन जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसकी अगर हम बात करें, एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश का जो रीजन है उनका ये एक जॉइंट वेंचर है। अब आप देखिए कि राजस्थान तक को इसके अंदर क्यों ऐड किया गया, क्योंकि राजस्थान भी बेसिकली यहाँ पे एनसीआर का पार्ट है। राजस्थान के अंदर जो अलवर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वो बेसिकली एनसीआर के अंदर गिरता है। हरियाणा भी एनसीआर का पार्ट है। हरियाणा के भी जो काफ़ी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं एनसीआर के अंदर में। इवन अगर हम बात करें कि अराउंड मोर देन 50 है या इसके आसपास जो डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के, 22 के आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के अंदर, तो उसके अंदर जो आपको 10 to 11 या मोर देन 50 है जो डिस्ट्रिक्ट्स है जो आपको एनसीआर के अंदर गिरते हैं, एनसीआर के अंदर काउंट होते हैं। उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वो भी एनसीआर के अंडर में आता है, तो इसी वजह से इन सभी को यहाँ पे काउंट किया गया है नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर में। ये जो एनसीआर रीजन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का जो कॉपरेशन है, बेसिकली इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर है। जैसे आप देखिए कि जो डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में ही आती है। स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली 2005 के समय में जो एनसीआर रीजन में जो ट्रांसपोर्ट व्हीकुलर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करने के लिए इस तरीके का जो कॉरिडोर है वो प्रपोज किया गया था। अभी तक इसके रिगार्डिंग में चल ही रहा है, अभी एग्जिस्टेंस में आने वाले समय में जल्दी ही आएगा। कंप्लीटली जो ट्रेन है वो इंडिजीनियस बनाई गई हैं। आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है हमारे कंट्री का, जिसे 2020 के अंदर अडोप्ट किया गया कि सभी चीज़ों में इंडिजीनियस वे में हम डेवलप करें, तो उसके थ्रू इसको डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में। राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है उसके अंदर एक कैनाल का ये प्रोजेक्ट है जो 3 रिवर्स को इंटरलिंक करके इसको बनाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश नाम का जो स्टेट है, जो मध्य प्रदेश स्टेट है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया है कि हमारे से बिना एनओसी लिए हुए ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाने वाले हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इंडिया के अंदर 12 मेजर रिवर हैं। आप देखिए कि इंडिया के अंदर 12 बड़ी नदी हैं। इन 12 नदियों के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा हर एक नदी के ऊपर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के जो इश्यू हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कावेरी का जो इश्यू है जो 2016-17 के समय में कितना अधिक न्यूज़ के अंदर में था। तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है उसके अंदर बेसिकली पानी पहुंचाने के लिए जो कैनाल इरिगेशन है उसको यहाँ पे डेवलप करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है। स्टूडेंट्स, राजस्थान के अंदर जो कैनाल का इरिगेशन है वो आपको बहुत कम देखने के लिए मिलता है, बट जब से आपको इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से जिस तरीके से श्रीगंगानगर जो रीजन है जो पंजाब के साथ में टच होता है, तो वहाँ पे जिस तरीके से इरिगेशन की जो फैसिलिटी है जो डेवलप होने की वजह से वहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो इसी वजह से जो प्रेजेंट्स आने वाले समय में जिस तरीके से जो हमारा हम बात करें कि जो ग्राउंड वाटर है वो यहाँ पे और भी नीचे जो डेप्थ के अंदर पहुँच रहा है, उसका जो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। तो उसकी वजह से राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा ईस्टर्न रीजन के अंदर में जो ईस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, जहाँ की एग्रीकल्चर जो सोइल है आपको प्रोडक्टिव देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे झालावाड़ है, बारा है, कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर और भरतपुर, दौसा, धौलपुर का ये जो रीजन है जो ये ईस्टर्न पार्ट के अंदर गिरता है। इस रीजन के अंदर कैनाल इरिगेशन का जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है। तो आपको बेसिकली एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस के लिए है, बट मध्य प्रदेश को यहाँ पे क्या शिकायत हो सकती है इसके रिगार्डिंग में, मध्य प्रदेश का यहाँ पे शिकायत ये है कि हमारे से जो एनओसी है वो नहीं ली गई
वाटर का जो शेयरिंग है वो हमको भी होना चाहिए। हमारी जो रिवर हैं बेसिकली जिन 3 रिवर्स को यहाँ पे इंटरलिंक करके ये जो प्रोजेक्ट है वो चलाया जाएगा वो है पार्वती रिवर है, काली सिंध रिवर है, काली सिंध रिवर है, पार्वती रिवर है और चंबल रिवर है। तो ये जो 3 रिवर हैं इनको इंटरलिंक करके यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट वो लॉन्च किया जाएगा। तो हम सबसे पहले इन 3 रिवर्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें काली सिंध रिवर के बारे में, तो स्टूडेंट्स ये मालवा रीजन से ये ओरिजिनेट होती है। मध्य प्रदेश का जो मालवा रीजन है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। विंध्या रेंजेज के अंदर ये फ्लो करती है। देवास नाम का जो यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर जो देवास नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है काली सिंध रिवर। और उसके बाद में राजस्थान के अंदर में आती है। राजस्थान में आने के बाद में कोटा के पास में गांव है, वहाँ पे ये चंबल नदी को ज्वाइन करती है। काली सिंध रिवर चंबल नदी को ये ज्वाइन करती है। चंबल के बारे में अगर हम बात करें, मऊ नाम की जो जगह है इंदौर के पास में, मऊ नाम का एक टाउन है इंदौर के पास में, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। ओरिजिनेट होने के बाद में स्टूडेंट्स इसके ऊपर गांधी सागर जो डैम है वो कोटा के अंदर बनाया गया है। कोटा राजस्थान, जो आपने अगर 12th के समय में जो इंजीनियरिंग एंड जो मेडिकल एंट्रेंस के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए अगर आपने प्रिपेयर किया होगा तो कोटा राजस्थान काफ़ी फेमस है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के रूप में, जो कोचिंग्स हैं बेसिकली 12th पे इंजीनियरिंग एंड जो मेडिकल के एंट्रेंस के लिए। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे ही ये गांधी सागर जो डैम है वो बनाया गया है चंबल नदी के ऊपर में। वहाँ पे कोटा के अंदर आपको 2-3 जो डैम्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। चंबल की एक यहाँ पे ट्रिब्यूटरी भी है, चंबल नदी है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है स्टूडेंट्स, उसको बेसिकली बनास के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है ईस्टर्न राजस्थान के अंदर में। अगर हम बात करें चंबल के ऊपर ही एक चंबल सेंचुरी है वो डेवलप की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंचुरी है स्टूडेंट चंबल के ऊपर जो चंबल सेंचुरी है, जिसके अंदर आपको घड़ियाल देखने के लिए मिलते हैं। और यूपीएससी के द्वारा 2015 के समय में चंबल के इस घड़ियाल से जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था 2015 के समय में। तो चंबल के ऊपर एक चंबल सेंचुरी बनी हुई है। और चंबल सेंचुरी का एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है स्टूडेंट्स कि ये जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो राजस्थान है इनके ट्राई जंक्शन पे उसको बनाया गया है। बेसिकली तीनों स्टेट्स का जो बॉर्डर है उसके पास ही सिचुएटेड है। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जो मध्य प्रदेश है उसके ट्राई जंक्शन पे चंबल सेंचुरी है वो बनाई गई है। ट्राई स्टेट का जो जंक्शन है वहाँ पे। थर्ड रिवर की अगर हम बात करें पार्वती रिवर आपको सीहोर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, सीहोर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। गुना से ये फ्लो करती है, गुना नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो प्लेस है मध्य प्रदेश के अंदर में। फिर बाराकोटा के अंदर ये यहाँ पे मर्ज होती है, राजस्थान के अंदर एंटर करती है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये जो 3 रिवर हैं इनको मर्ज करते हुए, इनको इंटरलिंक करते हुए ईस्टर्न राजस्थान जो कैनाल प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करने का गवर्नमेंट का यहाँ पे एक इनिशिएटिव है। राजस्थान गवर्नमेंट की यहाँ पे डिमांड है कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट का जो स्टेटस है वो दिया जाए, बट मध्य प्रदेश यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँचा है। तो आप देखें कि आने वाले समय में इसके अंदर जो वाटर डिस्प्यूट के जो इश्यूज़ हैं वो रेज होंगे और ये टॉपिक आपको कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक है गगनयान के बारे में। गगनयान से रिलेटेड जो क्रू मॉड्यूल उसके अंदर यूज़ किया जाएगा, तो हैदराबाद की एक बेस कंपनी है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अब गगनयान है क्या? गगनयान बेसिकली ह्यूमन की स्पेस फ्लाइट है जो इंडिया के द्वारा लॉन्च की जाएगी। उससे पहले अनमैन्ड जो बिना ह्यूमन के जो फ्लाइट्स हैं उनका टेस्टिंग भी किया जाएगा। 2-3 जो फ्लाइट्स हैं जो सेंड की जाएंगी। हमारे जो जाने वाले जो लोग हैं गगनयान के अंदर, ह्यूमनॉइड जो फ्लाइट है जो जाएगी जिसके अंदर बेसिकली ह्यूमन्स जो मानव हैं वो जाने वाले हैं, उस फ्लाइट के अंदर जो जाने वाले जो पायलट्स हैं या जो लोग हैं उनका यहाँ पे जो ट्रेनिंग है रसिया के अंदर प्रेजेंट समय में चल रहा है। तो हमारा इंडिजीनियस ये प्रोजेक्ट होगा और इंडिया अगर यहाँ पे सक्सेसफुल होता है तो इंडिया यहाँ पे 4th कंट्री होगा जो ह्यूमन की स्पेस फ्लाइट है उसके लिए यहाँ पे करवाएगा, अगर आने वाले समय में यहाँ पे गगनयान अगर सक्सेसफुल होता है तो। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की, अभी तक कौन कौन से कंट्री हैं उनके द्वारा इसको अचीव किया गया है, तो यूएस है, रसिया है और चाइना है। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, रसिया है और जो चाइना है, उन्हीं के द्वारा अभी तक यहाँ पे जो ह्यूमंस की जो स्पेस फ्लाइट है वो यहाँ पे की गई है, उनको स्पेस के अंदर सेंड किया गया है।
गगनयान के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसको डिटेल में आप प्रिपेयर करो, क्योंकि अभी जब तक सेंड किया जाएगा, जब तक कंटिन्यू आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। एक ह्यूमनॉइड है। ह्यूमनॉइड बेसिकली क्या होता है कि रोबोट होगा जो ह्यूमन की तरह दिखेगा। तो व्योममित्रा नाम का एक रोबोट है। व्योममित्रा नाम का एक रोबोट है जो इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। वो यहाँ पे जब अनमैन्ड फ्लाइट जब सेंड की जाएंगी तो व्योममित्रा को सेंड किया जाएगा गगनयान के अंदर में। स्टूडेंट्स, स्पेस सेक्टर में प्राइवेट पार्टनर्स का यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे इसरो के द्वारा काफ़ी सारे जो वर्क हैं वो किए जा रहे हैं कि स्पेस जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो भी स्पेस सेक्टर के अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट करे। जिसके अंदर आप देखिए इन स्पेस नाम की जो कंपनी है उसके साथ रिसेंटली कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसको अलाउ किया गया है काफ़ी सेक्टर्स के अंदर में। तो प्राइवेट सेक्टर से रिगार्डिंग में जो भी कंपनीज है जो यहाँ पे स्पेस के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 2-3 कंपनीज हैं। अंतरिक्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष बेसिकली कॉमर्शियल एक आर्म है इसरो की। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स गगनयान के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है केरल के अंदर जो प्रोटेक्टेड एरिया का जो इश्यू चल रहा है उसके रिगार्डिंग में है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी जनवरी एंड फरवरी के जो करंट अफेयर्स हैं, डेली करंट अफेयर, उनके अंदर डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो ये आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। जून 2022 के अंदर में, जो जून का मंथ है, उसके अंदर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट क्या दिया गया कि जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जो प्रोटेक्टेड, सपोज कीजिए प्रोटेक्टेड एरिया है, तो 1 किलोमीटर का जो बफर जोन है वो यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। प्रोटेक्टेड एरिया को का कोई भी यहाँ पे शोक होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो बेसिकली 1 किलोमीटर का जो यहाँ पे बफर जोन है उसे क्रिएट किया जाएगा। और यहाँ पे उनको जो बफर जोन की अगर हम बात करें, जिनको नाम दिया गया है इको सेंसिटिव जोन के रूप में। स्टूडेंट्स, अगर हम इको सेंसिटिव जोन की अगर हम लीगल बैकिंग की बात करें तो 2011 के समय में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट 2011 के समय में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इन बफर जोन्स को यहाँ पे क्रिएट करने की बात की गई थी, जो अपनी गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इश्यू की गई 2011 के अंदर में। जिस 11 की जो गाइडलाइन है उसके अंदर काफ़ी सारी जो एक्टिविटी हैं वो यहाँ पे मना की गई हैं कि इस बफर जोन के अंदर आप एक्टिविटी हैं उनको कैरी आउट नहीं कर सकते। अब एक्टिविटी क्या क्या है? माइनिंग है, हाइडल जो पावर प्रोजेक्ट हैं, ट्री को भी आप काट नहीं सकते विदाउट परमिशन के। कुछ माइनिंग की एक्टिविटी अलाउ की गई हैं, हैजार्डियस माइनिंग अलाउ नहीं है। ओनली कुछ माइनिंग की एक्टिविटी अलाउ हैं कि वो लोकल एरिया के अंदर या लोकल यूज की जाएंगी, जो उनको ही यहाँ पे अलाउ किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये पेटिशन है जो फाइल की गई है, जो पेटिशन फाइल की गई थी और जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो डेवलप करने चाहिए, हर एक सरकार को डिमार्क करना चाहिए उन एरियाज़ को कि वो बेसिकली जो इको सेंसिटिव जोन है वो बेसिकली यहाँ पे एक बफर स्टॉक के रूप में काम कर सकें। अब यहाँ पे ये पेटिशन की इंटरेस्टिंग बात ये है कि किसी एक पर्सन के द्वारा पेटिशन फाइल की गई थी 1995 में। 1995 में जो पेटिशनर हैं उनके द्वारा यहाँ पे पेटिशन फाइल की गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग है वो चलती रही। जो पेटिशनर हैं उनकी 2016 के अंदर डेथ हो गई, बट पेटिशन कंटिन्यू है और 2022 में उसी पेटिशन के ऊपर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट है कि 1 किलोमीटर का एरिया है उसको हर एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिमार्क कीजिए उन 1 किलोमीटर के एरिया को और उनको बफर जोन के रूप में, इको सेंसिटिव जोन के रूप में इस्टेब्लिश कीजिए, जिससे कोई भी शोक यहाँ पे होता है अगर कोर एरिया के अंदर, तो उस शोक को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जा सके उस इको सेंसिटिव जोन के द्वारा। इको सेंसिटिव जोन की अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं वो हमारे कंट्री में डेवलप हुए हैं, इको सेंसिटिव जोन्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट 2002 के समय में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है वो क्रिएट किया गया। जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उसे क्रिएट किया गया 2002 के समय में। उसके द्वारा इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन की जो स्ट्रेटजीज हैं वो अडॉप्ट की गई हैं। तो इनिशियल फेज में ये 10 किलोमीटर का एरिया उनके द्वारा डिमार्क किया गया था और इको सेंसिटिव जोन उसको क्रिएट किया गया अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो इको सेंसिटिव जोन है इसको यहाँ पे लीगल बैकिंग कहाँ से है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसके अंडर में।
तो 10 किलोमीटर के एरिया बताया गया था इनिशियली, जो गाइडलाइन थी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा कि 10 किलोमीटर के एरिया को यहाँ पे बफर जोन बनाया जाए और जिससे जो भी कोई शोक है उसको एब्जॉर्ब कर सके। इको सेंसिटिव जोन उनको नाम दिया गया। ये कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर है। ओखला जो सेंचुरी है उसकी वजह से भी ये न्यूज़ के अंदर में थे, ये जो टॉपिक है उसके बारे में। 2022 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट डिलीवर किया गया। केरल के पास यहाँ पे सिचुएशन इस वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है कि केरल के अंदर आपको जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो आपको 23 प्रोटेक्टेड एरिया, 23 प्रोटेक्टेड एरिया है वो आपको केरल के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। 12 जिनके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 3 यहाँ पे बर्ड सेंचुरी हैं, 5 नेशनल पार्क हैं, 2 टाइगर रिजर्व हैं। तो केरल का अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो 29.6% एरिया है ये प्रोटेक्टेड एरियाज कवर करते हैं। अब उसके अंदर 1 किलोमीटर का यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन बनाना है आपको। और काफ़ी सारे जो सेटलमेंट्स हैं केरल के अंदर, जो काफ़ी सारे जो सेटलमेंट हैं वो आपको इन कोर प्रोटेक्टेड एरिया के नियर बाई एरियाज़ के अंदर ही डेवलप होते हुए या सिचुएटेड आपको देखने के लिए मिलते हैं। रबर की वहाँ पे खेती की जाती है, रबर की वहाँ पे काफ़ी खेती की जाती है उस केरल के उन एरियाज़ के अंदर में। तो स्टूडेंट्स इस वजह से केरल के लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है डिमार्क करना ऐसे एरियाज़ को जो बफर जोन के अंदर सिचुएटेड हैं, उनको किस तरीके से डिमार्क किया जाए। वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 2-3 महीने से कि हमको इस तरीके से जो बफर जोन की जो गाइडलाइन है वो दे दी गई है, बट ये हमारी जो यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, जो हमारा जो सर्वाइवल है उसको ये हार्म करेगा। तो उसके बारे में ये रिगार्डिंग में न्यूज़ में है। इको सेंसिटिव जोन आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सॉरी स्टूडेंट्स, इको सेंसिटिव जोन पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू उसको इस्टेब्लिश किया गया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट की टॉपिक की बात करें, कल्याणा कर्नाटका उत्सव के बारे में है। तो काफ़ी कुछ भी इम्पोर्टेंट वैसे है नहीं। कर्नाटक के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कर्नाटक के अंदर एक रीजन है जिसको कल्याणा कर्नाटका के नाम से जाना जाता है। वो रीजन है जो कुलबर्गी और बेलारी का जो रीजन है उसको कल्याणा कर्नाटका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक न्यूज़ के अंदर इस वजह से है कि मनरेगा के अंदर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ किया गया है कि जो भी अटेंडेंस है वो आपको डिजिटल वे में देखने के लिए मिली। बट अभी तक की रिपोर्ट ये है कि ओनली 40% ग्राम पंचायती ऐसी हैं जहाँ पे डिजिटल जो आपको अटेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। एमजी नरेगा के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता होना चाहिए। एमजी नरेगा से रिलेटेड ही एक एनजीओ है, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, जिसके द्वारा राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे कंट्री में एग्जिस्टेंस में आया। तो ये कुछ न्यूज़ हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है चंद्रपुर के बारे में। चंद्रपुर आपको विदर्भ नाम की जो जगह है, विदर्भ नाम का जो रीजन है महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न पार्ट है गढ़चिरौली, चंद्रपुर, ये जो रीजन है वहाँ पे आपको चंद्रपुर सिचुएटेड है। ईस्टर्न रीजन में नागपुर का जो रीजन है वहाँ पे, तो वहाँ पे चंद्रपुर के अंदर एक न्यूज़, ये ग्राउंड रिपोर्ट आ जाती है। जो ग्राउंड रिपोर्ट है आपको देखने के लिए मिलती है हिंदू के अंदर में, जिसके अंदर बेसिकली ग्राउंड एरिया की जो रिपोर्टिंग है वो कवर की जाती है कंप्लीट 1 पेज के अंदर में। तो चंद्रपुर के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे आपको जो टॉक्सिक एयर है वो देखने के लिए मिलती है और वन ऑफ द पोल्यूटेड सिटी के रूप में इसको यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है, बताया गया है। चंद्रपुर के बिहाइंड का रीज़न यहाँ ये है, वहाँ पे उसको पोल्यूटेड होने के बिहाइंड के कि वहाँ पे प्रेजेंस होना थर्मल पावर प्लांट्स का, और थर्मल पावर प्लांट्स के द्वारा जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि फ्लाई ऐश का मैनेजमेंट है वो करना है। जो गैस जहाँ से लीकेज होती है या जहाँ से निकलती है, एग्जॉस्ट होती है, वहाँ पे फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन की जो टेक्नोलॉजी की जो यूनिट्स हैं उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश करना। अब फ्लाई गैस का मैनेजमेंट है वो नहीं किया गया है, उसको यहाँ पे इराई नाम की एक रिवर है वो पाई जाती है, उसके अंदर उसको डंप किया गया है। तो इस वजह से जो टॉक्सिक एयर है वो आपको देखने के लिए मिलती है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर क्या है? नक्सल अफेक्टेड जो रीजन है कंट्री के अंदर उनको रेड कॉरिडोर के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। आपको ये जो गढ़चिरौली एंड चंद्रपुर नाम के जो रीजन है वो आपको नक्सल अफेक्टेड रीजन के अंदर पहले के समय में देखने के लिए मिलते हैं,
नक्सलाइट्स जो एक्टिविटी हैं प्रेजेंट समय में तो रिड्यूस हुई हैं। गवर्नमेंट के जो काफ़ी सारी जो इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो इनिशिएटिव है, जो आप देखिए कि संकल्प नाम की एक इनिशिएटिव है, स्मार्ट पुलिसिंग का एक कॉन्सेप्ट है, तो उसके थ्रू इन एक्टिविटीज़ को समहाउ रिड्यूस करने में, इनको लोअर डाउन करने में गवर्नमेंट का द्वारा किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, ये तो रेड कॉरिडोर की बात हुई, जो चंद्रपुर नाम का जो रीजन है, गढ़चिरौली इसके पास सिचुएटेड है। ये नक्सल्स के कभी नेक्सस हुआ करते थे, कभी इनका जो मेन सेंटर्स हुआ करते थे जहाँ पे नक्सल एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलती थी। स्टूडेंट सेकंड बात ये है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन से रिलेटेड। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट का यहाँ पे वर्क ये है कि कोल फायर प्लांट्स के अंदर में 2017 में गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस इश्यू की गई कि यहाँ पे जो सल्फर की जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उनको डीसल्फराइज किया जाए, जिससे कि गैसियस इन पोल्यूटेंट्स को यहाँ पे रिमूव किया जा सके। 2026 तक यहाँ पे अब जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि हमारे थर्मल पावर प्लांट्स 2026 तक ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसके अडोप्ट की करें, और 2026 तक नहीं करते हैं तो उनको यहाँ पे पेनलाइज किया जाएगा, उनके ऊपर जो फाइन है वो इम्पोज किया जाएगा। फ्लाई गैस के बारे में अगर हम बात करें, जो बेसिकली अनबर्नड एंड अनवांटेड जो रेजिड्यू होते हैं कोल फायर प्लांट के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो उन फ्लाई गैस का मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की थी। यूपीएससी के द्वारा फ्लाई गैस पे क्वेश्चन है पूछा गया है आपके एनवायरनमेंट के सेक्शन के अंदर में। तो फ्लाई गैस के बारे में ये बेसिकली एनटीपीसी के द्वारा, जो एनटीपीसी है उसके द्वारा जो हमारे सीमेंट की जो कंपनीज हैं उनके साथ में कोलोब्रेशन किया गया एनटीपीसी के द्वारा, और उस कोलोब्रेशन के अंदर बात की गई कि जो फ्लाई गैस है उसको बेसिकली जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाए, इसको एक सीमेंट के साथ में मिला के यूज़ किया जाए, रोड बनाने के अंदर इस फ्लाई गैस को यूज़ किया जाए। तो इस तरीके की गवर्नमेंट की जो फ्लाई गैस जो गाइडलाइंस हैं उनके अंदर आपको इस तरीके के जो इसके यूज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट ये चंद्रपुर के बारे में था, वहाँ पे टॉक्सिक एयर की जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलती है। इंडिया के अंदर काफ़ी सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे टॉक्सिक एयर जो पोल्यूटेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के क्या क्या पोल्यूटेंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम एयर क्वालिटी को मेजर करते हैं, उसके बारे में आप प्रिपेयर करो स्टूडेंट्स। इसके बारे में यहाँ पे हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के जो एक इम्पोर्टेंट एक ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है कि COP28 के अंदर जो अडप्टेशन के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए रेदर देन द मिटिगेशन के ऊपर फोकस ना करते हुए हमको अडप्टेशन के ऊपर जो है फोकस है वो हमारा होना चाहिए। अडप्टेशन कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पे रेफ़र किया गया है कि ऐसे वल्नरेबल कंट्री जो यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी है उसको नहीं खरीद सकते या नहीं डेवलप कर सकते, तो उनको ये जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करना चाहिए। मिटिगेशन के अंदर हमारा मेन वर्क ये होता है कि हमको जो कार्बन का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना है। हिस्टोरिकली कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी सारा जो यहाँ पे कार्बन का एमिशन है वो कर दिया है, तो उसके ऊपर जो अपर लिमिट है वो यहाँ पे इम्पोज की जाती है मिटिगेशन के अंदर बेसिकली, कि जिससे क्लाइमेट चेंज के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इश्यू है वो इंक्रीज हुआ है उसको रिड्यूस किया जा सके। अब इन ऑफिसर्स के द्वारा बेसिकली ये स्टेटमेंट है वो कहाँ पर दिया गया, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है जो हमारी द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसको टेरी नाम का इंस्टीट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, उसकी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है, वहाँ पे ये दिया गया। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की अगर हम बात करें, टेरी के द्वारा इनको इस्टेब्लिश किया गया है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को, जिसको दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के रूप से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स टेरी की अगर हम बात करें, टेरी का जो इनिशियल नेम है टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता था 1974 में जब टेरी को इस्टेब्लिश किया गया था। टेरी को जब इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में, तो इसका जो नाम है टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूशन के रूप में इसका नाम हुआ करता था। पर 2002-3 के समय में इन्होंने अपना जो नाम है वो चेंज किया, नाम किया गया द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूशन के रूप में अपना जो नाम है इनके द्वारा किया गया। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की अगर हम बात करें, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है 2001 के अंदर स्टार्ट हुई, दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के रूप में भी इनको जाना जाता है। और बेसिकली स्टूडेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात है वो की जाती है। आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किन के द्वारा दिया गया है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है
किन के द्वारा दिया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टूडेंट्स। 1978 के समय में ये कॉन्सेप्ट बेसिकली एग्जिस्टेंस में आता है। तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी कौन है जिनको आप कोट कर सकोगे कहीं ना कहीं आंसर के अंदर, कहीं ना कहीं पे इस कंप्लीट एग्जामिनेशन की साइकिल के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के बारे में। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट जो 1998 से होता है स्टूडेंट्स, 1998 से इसको कंडक्ट किया जाता है इंडिया के अंदर। जब बर्ड काउंट ऑफ इंडिया नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा यहाँ पे ग्रेट बैकयार्ड जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, उनका काउंट किया जाता है। अब ये काउंट यहाँ पे अभी फरवरी के समय में स्टार्ट हुआ, 17 फरवरी से 20 फरवरी तक इनको काउंट किया गया। काउंट का रिजल्ट ये रहा कि वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपको बर्ड्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, बर्ड्स की जो स्पीसीज़ हैं। सेकंड नंबर पे उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है थर्ड नंबर पे। तो आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा हैं। वेस्ट बंगाल के अलावा सेकंड नंबर पे जो उत्तराखंड है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे इस ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट का जो रिजल्ट है उसके रूप में। बर्ड काउंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें कि इनफॉर्मल पार्टनरशिप है, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कलेक्टिव नॉलेज वाले जो पर्सनस हैं वो इसके अंदर जुड़ते हैं और बेसिकली बर्ड्स को काउंट करते हैं, बर्ड्स का केयरिंग किया जाता है। एक बर्ड वॉचिंग डे के रूप में स्पैरो डे, बर्ड वॉचिंग डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है मार्च का जो लास्ट वीक होता है उसके समय में। एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है प्रेजेंट समय में, तो उस समय में उसको सेलिब्रेट किया जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो ये कॉन्सेप्ट है फ्री ट्रेड का, ये फ्री ट्रेड पैक्ट अभी साइन होने का जो समय है वो लगेगा। उसके बिहाइंड के रीज़न ये हैं कि यूरोपियन यूनियन बेसिकली एक 27 कंट्रीज़ का एक ब्लॉक है, 27 कंट्री हैं उस ब्लॉक के अंदर में। तो उन सभी लोगों को यहाँ पे एक बेसिकली एक टेबल के ऊपर लेके आना या एक कॉन्सेप्ट के ऊपर उनको नेगोशिएट करना, तो इसके अंदर बेसिकली समय लगेगा। अभी ओनली अगर हम बात करें 3 ऐसे कंट्री हैं जिनके साथ में यूरोपियन यूनियन के 3 ऐसे कंट्री हैं जिनके साथ में जो फ्री ट्रेड का जो नेगोशिएशन है या जो एग्रीमेंट है वो चल रहा है, तो उसके बारे में बात की गई। इंडिया यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया यूरोपियन यूनियन का आपको 2007 से आपको जो ये फ्री ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ब्रॉड बेस जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है 2007 से हमारा कंटिन्यू चल रहा है, बट अभी तक रिजल्ट है वो नहीं पहुँचा है। यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो ब्रिटेन जब यूरोपियन यूनियन से निकलना चाह रहा था, तो ब्रिटेन का जो यूरोपियन यूनियन से जो एग्जिट का जो कॉन्सेप्ट था, जिसे ब्रेग्जिट के नाम से जाना गया था, वो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर रहा था ब्रेग्जिट, कि ब्रेग्जिट क्या है, किस तरीके से इम्पैक्ट होगा इंडियन कंपनीज़ को। अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन का एक कॉन्सेप्ट और आया है कि सपोज कीजिए कोई सब्सटेंस है जो ये किसी दूसरे कंट्री के साथ में बोरो करते हैं, तो उसके ऊपर अगर जो एमिशन है, जो कार्बन का एमिशन है उस सब्सटेंस का मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ज़्यादा है, तो ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन के द्वारा उस बाहर से लाए गए सब्सटेंस है। सपोज कीजिए कोई साबुन है, कोई सोप है, तो उसको अगर बनाने के लिए जो कार्बन का एमिशन है वो ज़्यादा है, तो उसके ऊपर इनके द्वारा अल्टरनेटिव जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। सपोज कीजिए 50 रुपये का साबुन है, तो उसके ऊपर इनके द्वारा जो 40 रुपये हैं वो लगा दिए जाएंगे, जिससे वो 90 का होगा। तो उसका यूज़ यहाँ पे रिड्यूस होगा। यूज़ रिड्यूस होने की वजह से ऐसी जो चीज़ें हैं वो मार्केट के अंदर जब उनका यूज़ कम होगा तो वो बेसिकली बनना कम होंगी। तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक ऐसा इनिशिएटिव आपको प्रेजेंट समय में देखने के लिए मिलता है। इंडिया यूरोपियन यूनियन की जो फ्री ट्रेड पैक्ट हैं वो नहीं अभी रिसेंटली डिस्कशन फेज के अंदर ही हैं। रिसेंटली इंडिया के द्वारा कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ में और एक यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में। ये 2022 के अंदर आपको देखने के लिए मिले होंगे स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली इंडिया यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में था। हमारे एडिटोरियल्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एडिटोरियल्स बेसिकली 3 एडिटोरियल ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं हैं। एक साइबर अटैक का जो एडिटोरियल है ये ही हमारे काम का है। साइबर अटैक के इस एडिटोरियल के अंदर इस बताया गया है, अनिल के एंथनी नाम के कोई पर्सन हैं, उनके द्वारा ये एडिटोरियल है वो लिखा गया है। एडिटोरियल के अंदर बताया है कि इंडिया के अंदर किस तरीके से जो साइबर अटैक हैं वो इंक्रीज हुए हैं
और 2023 के अंदर इंडिया के अंदर G20 की समिट होने वाली है। तो इंडिया को अपना एक G20 की समिट के अंदर आउटकम के रूप में यहाँ पे जो साइबर क्राइम है, जो साइबर अटैक है, उसको भी रखना चाहिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग में एक यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है वो आ सके एग्जिस्टेंस में। इसके अलावा साइबर अटैक्स हैं उनको रोका जा सके। रिसेंटली स्टूडेंट्स आपको पता होगा हमारा जो एम्स है, एम्स का जो डाटा है, हेल्थ का जो डाटा है, उसको बेसिकली अटैक किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक अलाइड कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक कोऑपरेटिव कंपनी है जिसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सपोर्ट किया जाता है, सोलार इंडस्ट्री लिमिटेड। तो उस कमेटी का भी यहाँ पे जो डाटा है उसको ब्रीच किया गया प्रेजेंटली कुछ समय के अंदर में। स्टूडेंट्स, रिसेंट समय में अगर हम बात करें, जो रैम्सवेरे हैं इसकी जो एक्टिविटी हैं वो इंक्रीज हुई हैं साइबर अटैक्स के अंदर में। अब रैम्सवेरे बेसिकली क्या है, आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, इसको यहाँ पे हैक किया जाएगा हैकर्स के द्वारा। हैकर्स के द्वारा अटैक करने के बाद में आपका जो डाटा है वो उनके द्वारा यहाँ पे जो डाटा है वो उसको रख लिया जाएगा या उनके द्वारा चोरी कर ली जाएगी। डाटा की जो थेफ्ट है, जो चोरी है, वो देखने के लिए मिलती है। फिर वो डाटा आपको एक्सेस करने के लिए जब ही अलाउ करेंगे वो लोग कि आप उनको कुछ पैसा है वो डिलीवर करो। वो आपको ईमेल या समहाउ कॉन्टैक्ट करेंगे कि आपका जो डाटा है वो हम आपको देंगे, बट आप हमको जो मनी है वो पे कीजिए। तो ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि रंगदारी, जो हिंदी एक वर्ड है, रंगदारी जो मांगी जाती है कि आपको ये जो हफ्ता वसूली, रंगदारी, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो ये रैम्सवेरे बेसिकली डिजिटल वर्ल्ड का एक रंगदारी का कॉन्सेप्ट है, जो ये साइबर जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा इस तरीके के जो रैम्सवेरे की जो एक्टिविटी है वो कैरी आउट की जाती हैं। प्रेजेंट समय में अगर इंडिया के अंदर हम बात करें, हमारे जो 75 ऑर्गेनाइजेशन हैं, 75% ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने समहाउ कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो मनी है पे किया है उनके डाटा का ब्रीच होने के समय में भी। तो आप देखिए कि 35 करोड़ का जो डैमेज है वो आपको देखने के लिए मिलता है इंडिया के अंदर। तो ये नंबर्स आप देखिए कि नंबर्स काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अधिक है नंबर्स, कि 75 इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने कभी ना कहीं जो रैम्सवेरे की जो एक्टिविटी है उसको यहाँ पे फेस किया है। तो इंडिया का बेसिकली इन साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो मिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा एक इंस्टीट्यूशन है जिसे डेवलप किया गया, जिसे हम सर्ट के नाम से जानते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, सर्ट बेसिकली क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है इंडिया की, जिसके द्वारा यहाँ पे जो साइबर क्राइम है उसको रोकने की बात की गई है। साइबर स्वच्छता केंद्र बनाए गए हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे, डिफेंस, इन सब के ऊपर साइबर अटैक है वो ना देखने के लिए मिले, क्योंकि आप देखिए कि प्रेजेंट समय में डिजिटलाइजेशन जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं। आप अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर भी जाके देखोगे स्टूडेंट, तो वहाँ पे भी आपको डिजिटल जो यहाँ पे जो मेन पावर प्लांट की जो कोर है उसका जो डिजिटल आपको जो इंटरलिंक है वो देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से जो डिजिटल डिपेंडेंसी इंक्रीज हुई है, तो साइबर अटैक्स हैं वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डील करने के लिए जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, रेलवे है, हमारा जो यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट है, तो उनके लिए जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का एक इंस्टीट्यूशन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है। डिफेंस सेक्टर के लिए डिफेंस साइबर एजेंसी है वो इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिएट की है, कि हमारे डिफेंस के जो वेपन्स हैं, जो डिफेंस के जो सेक्टर्स हैं, जो फाइल्स हैं, जो डाटा हैं, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। बट स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी कानून आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है। ड्राफ्ट कानून आपको देखने के लिए मिलेगा। ड्राफ्ट कानून BN श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था। यूरोपियन यूनियन से हम इंस्पायर हुए थे कि जनरल डाटा और प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके थ्रू हम डाटा यहाँ पे हमारा जो डाटा को बेसिकली प्रोटेक्ट कर सकें, उससे रिलेटेड हमारे यहाँ पे BN श्री कृष्णा कमेटी बनाई, बट उसका एग्जिस्टेंस हमको नहीं देखने के लिए मिलता है। तो जनरल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। इंडिया का डाटा प्रोटेक्शन लॉ है उसकी इंस्पायर होते हुए। डिफेंस सेक्टर में डिफेंस साइबर एजेंसी बनाई गई है। डिजिटल जिनेवा कन्वेंशन भी है एक, बहुत सारी जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डिजिटल इंडिया से जुड़े हुए हैं, उनका एक डिजिटल कन्वेंशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, उनका जो डाटा है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। आप देखिए कि कुछ समय पहले न्यूज़ आई थी कि जोमेटो का ने जो इंडिया का जो डाटा है वो ब्रीच हो गया है। जोमेटो के द्वारा इंडियन यूजर्स का जो डाटा है वो यहाँ पे चोरी हो गया।
तो इस तरीके के जो साइबर अटैक का जो प्रेजेंटली जो राइजिंग सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलती है। और आप देखिए कि मोर देन 75% इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस ने समहाउ जो रैंसमवेयर है वो यहाँ पे किया है। तो इससे रिगार्डिंग में एक जो कानून है वो बनना चाहिए। बुडापेस्ट कन्वेंशन आपको साइबर अटैक से रिगार्डिंग में है, बट वो सॉवरेनिटी को वायलेट करता है, इसलिए इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है उसको ज्वाइन नहीं किया गया। तो स्टूडेंट्स ये साइबर अटैक एक इनिशिएटिव हो सकता है G20 के अंदर, इंडिया इसको यूज़ करे अगर G20 फोरम के ऊपर में, जहाँ पे मेजर जो 20 कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ इनवाइटेड कंट्री हैं जो इंडिया के द्वारा इनवाइट किए जाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग में ये जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलती है। तो स्टूडेंट्स आज का जो न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसके अंदर हमने इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल के अंदर देखा। तो आप कंटिन्यू स्टडी कीजिए, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना स्टूडेंट्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।